वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 और चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। डेट है हमारे पास 29/12/2020। चैप्टर 4 है C1। 28 है। ओके, थैंक यू। लेक्चर नंबर 28 C1 फिजिक्स और चैप्टर हमारे पास 4 है, फर्स्ट ईयर। और शुरू हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन जो है वो कल स्टडी की थी। अब हमने आज जो स्टडी करना है वो हमने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, ये कल भी मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट बताई थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन form to an other, but the total amount of energy remains constant। ठीक है जी, एनर्जी ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये काम अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। हमारे पास जो इख्तियार है वो सिर्फ इतना है कि वो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के बाद भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। आपने कल देखा था जब हमने इंटर कन्वर्जन की थी तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो एनर्जी है वो mgh के बराबर ही निकली थी। यानी कि उस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा था कि एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो रही थी, लेकिन एंड आंसर जो है वो आपके पास mgh ही आ रहा था। तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट ही रह रही थी, इवन कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म यानी कि पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी। अब हम इसकी स्टेट में लिखते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन other form, but the total amount of energy remains कांस्टेंट। कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रहती कांस्टेंट ही है। लेकिन ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे बस में यही है कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
कन्वर्ट कर लें। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि हम ये लॉ जो है इसको डेली लाइफ के अंदर इसको किस तरह हम एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। Explanation: the kinetic energy and potential energy are both different forms of some basic quantity. Basic quantity क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिक एनर्जी जो है बॉडी की वो क्या होती है? वो सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इन केस ऑफ ए फॉलिंग बॉडी, जब बॉडी नीचे की तरफ फॉल कर रही होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। अब हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी हैज़ टू फॉर्म्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास मैकेनिक एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी जो है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सपोज करें कि ये सरफेस है, ये कोई हाइट h है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इस हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी, ठीक है। इन केस ऑफ ए फॉलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक दूसरे के अंदर चेंज होती है फॉलिंग बॉडी के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो आपके पास सेम ही जो है वो आता है, ठीक है। अभी हमने ये पिछली एग्जांपल में ये देखा था कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास जो एनर्जी वो ये निकली थी। तो ये क्या, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो है ये क्या है? दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। और इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी। तो हम जो अपनी डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज जो हैं इनको भी हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो सच एज हीट के अंदर अल्टीमेटली ऑल जो एनर्जी ट्रांसफर्स हैं ये रिजल्ट होती हैं दी हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। यानी कि जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसकी कन्वर्जन के दौरान जो है वो हीट डेसिपेट होती है, जिसकी वजह से हीट का लॉस जो होता है। और जब हीट का लॉस होता है तो एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट की हमने अभी एग्जांपल ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब ये ग्राउंड के साथ हिट होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट और साउंड में कन्वर्ट होती है। आवाज़ भी आती है आपको और हीट भी पैदा होती है। अब आप एक गेंद पकड़ें और गेंद पकड़ के किसी के घर का शीशा तोड़ दें तो क्या होगा? आज जब गेंद आपका जाके शीशे को हिट करेगा
तो आवाज़ भी पैदा होगी और उसके साथ उसके किरचियाँ भी बिखर जाएंगी और हीट भी इस प्रोसेस के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये क्या है? इट इज द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। जिस तरह के हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो हम डेली जो है बहुत सारे देखते हैं कि एनर्जीज जो है वो कन्वर्ट होती हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी जो है वो आसानी से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल energies, electrical and chemical energies can be converted easily into each other। ठीक है, ये आसानी से एक दूसरे में रिजल्ट होती हैं। लेकिन तमाम एनर्जी ट्रांसफ़र जो हैं उसके नतीजे में क्या होता है? इन ऑल एनर्जी ट्रांसफर्स जो है हमारे पास वो रिजल्ट होती है द हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट्स हीटिंग, एक मिनट, हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ जी, कौन सा पूछे आप? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज जो हैं वो इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, जितनी भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो क्या होता है? ये क्रिएट्स करती हैं हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हीट होती है। अब आप देखें ना, पूरी दुनिया की जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये है कि हम एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पर भी तो पेट्रोल की एनर्जी या गैस की एनर्जी या डीजल की एनर्जी आप यूज़ करते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो धुएं की सूरत में बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो धुआं जो है वो क्या कर रहा है? वो हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से ये तमाम एनर्जी चेंजेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक तो एनवायरनमेंट के पोल्यूशन का बायस बन रही हैं, और दूसरा हीट। हर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से आपकी पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं। अब आप देखें ना कि सर्दियों का और गर्मियों की टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो जितनी एनर्जी है हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने आप को जो एंड की तरफ भी लेके जा रहे हैं। एक वक्त ये आएगा कि इतनी ज़्यादा ये हीट हो जाएगी और ये चीज़ें हो जाएंगी कि इंसान का ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो कोई चेक नहीं है इन एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। अब इसी तरह अगर कोई ये जो भी हमने फॉलिंग बॉल की एग्जांपल ली है, तो जब बॉल नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है, ठीक है, तो बॉल जब हिट करता है ग्राउंड के साथ, तो इसकी एनर्जी जो है वो हीट और साउंड के अंदर कन्वर्ट होती है। इन केस ऑफ ए फॉलिंग बॉडी, when the ball strikes the ground,
its kinetic energy converted into heat and sound energy। वो हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो तमाम जितनी भी एनर्जी चेंजेस हैं आप ये याद रखें कि जितनी भी एनर्जी चेंजेस हो रही हैं उनके नतीजे में हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट यानी कि एनर्जी, हीट क्या डिस्क्राइब करती है? एनर्जी के लॉस को जो है वो हीट डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब आप आ जाए आगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारी स्टोरियाँ ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, इनको ब्रीफली आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ। नॉन कन्वेंशनल, गैर रिवायती, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर रवायती जरिए जिनसे हम एनर्जी को हासिल करते हैं, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि कॉमन नहीं है इन दिनों में, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब आप देखें ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी के अंदर, इस तरह की चीज़ें, गाड़ियाँ चलती हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं कि जो हमारी डेली लाइफ के अंदर कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो सोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनमें से कुछ जो सोर्सेज हैं उनको यहाँ पर हम वन बाई वन करके जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स ये एक बड़ी नॉवल एग्जांपल है। नॉवल का मतलब होता है बड़ी मखसूस किस्म की, बड़ी अलहदा किस्म की एक एग्जांपल है कि जिसमें हम एनर्जी को हासिल करते हैं फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। टाइड्स क्या होती हैं? ये जब ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, ठीक है, समुद्र के ऊपर, तो समुद्र के अंदर लहरें जो है वो पैदा होती हैं। वो सी के अंदर जो लहरें पैदा होती हैं उनको हम टाइड्स का नाम जो है वो देते हैं। तो ये टाइड्स जो होती हैं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून की, ठीक है, जो ग्रेविटी होती है मून की, उस मून की ग्रेविटी की वजह से ये टाइड्स जो हैं ये समुद्र के अंदर पैदा होती हैं। तो इन टाइड्स की वजह से जो वाटर है सी के अंदर, वो रफली, जारी बात है, जब लहर पैदा होती है तो वाटर जो समुद्र के अंदर होता है उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। यानी कि टाइड का पैदा, लहर का पैदा होने का मतलब ये है कि पानी की सतह जो वह बुलंद होती है और वो ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा इस तरह होता है। तो अगर हमारे पास वाटर जो है उसको हाई टाइड पे हम ट्रैप कर लें किसी बेसन के अंदर बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम बनाकर, तो फिर ये पॉसिबल है कि हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब 2 दफ़ा दिन के अंदर हमारे पास जो है वो लहर प्रोड्यूस होती है, तो जब वो लहर अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो हम उसे किसी बेसन के अंदर या किसी डैम के अंदर स्टोर कर लें, तो इसके ज़रिए हम जो है ये हाई टाइड जो है इसको कंट्रोल करके अगर इसको रिलीज़ करें लो टाइड में, तो इसकी मदद से हम टरबाइंस जो है वो चला सकते हैं। टरबाइंस क्या होते हैं? जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रल पावर, आपने ये नाम सुना हुआ हाइड्रल पावर। हाइड्रल पावर का मतलब होता है जो पानी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। तो ये जो हाई टाइड्स जो समुद्र के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, इन हाई टाइड्स को अगर हम डैम के अंदर स्टोर कर लें और फिर इसकी हाइट को रिड्यूस करें
और कम हाइट के ऊपर जब ये फॉल करेगी टरबाइंस पर, तो टरबाइंस जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। उनके अंदर जो है वो जनरेटर्स जो चलेंगे, ये एनर्जी लेकर वो जनरेटर्स मूव करना शुरू कर देंगे, उनकी मोटर जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम यही कहते हैं कि अगेन अगेन ये काम करते रहते हैं कि जब अगली नेक्स्ट हाई टाइड आती है उसको फिर डैम के अंदर स्टोर करते हैं, फिर उसको उसकी हाइट को लो करते हैं और टरबाइन के ऊपर फॉल करते हैं। इस तरह हम इसके ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से टाइड्स जो हैं वो पानी के अंदर पैदा होती हैं, और इन टाइड्स को, ये क्या है, इन टाइड्स को हम बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आए दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स जो होती हैं बेसिकली, वेव्स का काम ही एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है। अभी हम जब 8वें चैप्टर पे पहुंचेंगे तो 8वें चैप्टर में हम वेव्स को बहुत डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वेव्स जो है ये क्या करती हैं, इनका बेसिक काम होता है एनर्जी को कैरी करना। तो जो टाइडल मूवमेंट है और जो विंड ब्लो करती हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशन, ओशन कहते हैं समुंदर, समुंदर की सरफेस के ऊपर जो टाइड प्रोड्यूस होती हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। उसमें हम क्या मेथड यूज करते हैं कि हम वेव एनर्जी जो है इसकी मदद से हम फ्लोट करते हैं, मूव एंड अप डाउन वाटर वेव्स, ठीक है। ये मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हार्नेसिंग। अ मेथड इज यूज विच इज नोन एज हार्नेसिंग। एक मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं हम हार्नेसिंग। ये मेथड क्या है, ये मेथड यूज किया जाता है वेव एनर्जी को की मदद से जो है टाइड्स को फ्लोट करवाने के लिए, यानी कि टाइड्स को तैराने के लिए अप एंड डाउन समुंदर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक डिवाइस जो है वो यूज़ की गई। ये डिवाइस जो है प्रोफेसर सैलेटर ने इसको फॉर्म किया और इस डिवाइस का नाम जो है वो है सैलेटर डक। प्रोफेसर सैलेटर ने ये हार्नेसिंग के लिए, यानी कि फ्लोट करवाने के लिए वेव्स को, पानी की वेव्स को, इसने एक डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं सैलेटर सैलेटर्स डक। डक होती है बतख, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डक फ्लोट, जिसको हम कहते हैं डक फ्लोट, और दूसरा पार्ट होता है बैलेंस फ्लोट। एक को हम कहते हैं डक फ्लोट और दूसरे का हम कहते हैं बैलेंस फ्लोट। तो हमारे पास जब वेव एनर्जी जो है ये क्या करती है, ये डक को फ्लोट कराती है रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट, बैलेंस फ्लोट के अबाउट इसको मूव करवाती है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है डक फ्लोट की, ये जो डक फ्लोट की रिलेटिव मोशन है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं उनको रन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पर है सोलर एनर्जी। ये तो वेव एनर्जी होगी। अब तीसरे नंबर पर देखें आप, सोलर एनर्जी, यानी कि सन की एनर्जी। अर्थ जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो सन से रिसीव करता है। यानी कि अर्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो सन से मिलती है। और ये तकरीबन हमारे पास कितनी होती है, ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर,
1.4 किलोवाट पर एरिया, यानी कि इतने एरिया के अंदर इतनी हमें एनर्जी जो है वो सन से रोज़ाना हमें मिल रही होती है। ठीक है, तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो जो सन से आ रही होती है। अब जब सन से एनर्जी, देखिए सन और अर्थ के दरमियान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, लेकिन जो लाइट होती है वो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसलिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट जो है वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती है तो उसमें रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और ऑब्जॉर्प्शन होती है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। जाहिर बात है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं, किसी एंगल पे स्कैटर भी करते हैं, और कुछ पोर्शन लाइट का जो है वो ऑब्जॉर्व भी कर लेते हैं। तो वाटर वेपर्स और अदर गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं, ये इस लाइट के साथ इंटरेक्ट जो है करती हैं। तो जब कोई क्लियर डे होता है दोपहर के वक्त, तो जो इंटेंसिटी होती है सरफेस सोलर एनर्जी की जो कि अर्थ तक पहुंच रही होती है, अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही होती है, वो होती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर सूरज की एनर्जी जो है वो अर्थ तक पहुंच रही होती है। और ये एनर्जी जो है इसको हम डायरेक्टली इसकी मदद से पानी को हॉट कर सकते हैं यूजिंग सोलर रिफ्लेक्टर्स एंड थर्मल ऑब्जर्वर्स टू बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसकी मदद से, जारी बात है आप पानी, सख्त जून का महीना है, ठीक है जी, और पानी की बाल्टी आप भर के रख दें तो वो पानी की बाल्टी जो है वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली गर्म होगी। ठीक है, वो सारी हीट जो है वो पानी को ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि पानी को हीट करते हैं हमने सोलर रिफ्लेक्टर्स का मतलब होता है कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करके उसको पानी के ऊपर फोकस कर देते हैं, जिसकी मदद से पानी जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और कुछ थर्मल ऑब्जर्वर्स होते हैं। थर्मल ऑब्जर्वर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो उस सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पास टिपिकल कलेक्टर होता है, ये अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो फिगर ए के अंदर जो है ये टिपिकल कलेक्टर जो है वो उसने शो किया हुआ है। उसने देखा कि इसकी एक सरफेस ब्लैकेंड है। ब्लैकेंड सरफेस इसलिए यूज़ की जाती है कि जो ब्लैक बॉडी होती है ना वो सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वर ऑफ एनर्जी है। ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, इसलिए गर्मियों में आपको कहते हैं कि भाई ये गर्म कपड़े जो हैं ब्लैक कपड़े जो हैं उनको मत यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, ना ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो ज़्यादा एनर्जी के ऑब्जर्व होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और आपको गर्मी जो है वो लगेगी। तो जो ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। ठीक है, कोल्ड वाटर का जो है उसको पास किया जाता है ओवर द सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर से कोल्ड वाटर को पास किया जाता है ताकि हीट को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो हम इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं कि हम सोलर जो रेडिएशन है उसको स्मॉल सरफेस एरिया के ऊपर फॉल डाउन करें बाय यूजिंग ह्यूज रिफ्लेक्टर्स या मिरर्स और लेंसेज टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर रनिंग टर्बाइंस। यानी कि टर्बाइंस चलाने के लिए हम बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स जो हैं उनको यूज़ करें, और जो वो रिफ्लेक्टर्स हैं उनकी मदद से हम जो है वो पानी को हॉट करें और वो हॉट वाटर जो है वो टर्बाइंस के ऊपर फॉल करे और या उस हॉट वाटर से स्टीम प्रोड्यूस हो और वो स्टीम जो है वो टर्बाइंस को चलाए और हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। एक और मेथड भी है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, बाय यूजिंग द डिवाइसेस विच आर नोन एज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स, ये आप सेमीकंडक्टर्स जो है बस अब यहाँ पर इतना याद रखें, ये अभी आप स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स को जब आप जाएंगे सेकंड ईयर के अंदर
17 चैप्टर पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैं इतना बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाते हैं और लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर होते हैं। तो इनको हम जो है जब डायरेक्टली सनलाइट को इनके ऊपर फॉल करते हैं तो हम कहते हैं ये सोलर सेल बन गए। तो सोलर सेल्स क्या होते हैं, ये वेफर्स होते हैं मेड फ्रॉम सिलिकॉन। वेफर, ये वेफर बिस्किट नहीं होता, ये उस तरह के वेफर होते हैं। ये एक एलिमेंट होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिलिकॉन के अंदर वो एनर्जी गेन करते हैं सनलाइट से, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद सनलाइट से वोल्टेज क्रिएट करते हैं। देखें, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज जो है वो होगी, और उसकी एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से और उसकी एक जगह से दूसरी जगह, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि वोल्टेज पैदा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है इसकी मदद से सोलर सेल्स जो हैं उनको चलाया जाता है। तो हाई वोल्टेज हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल यूज किए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और एक सोलर पैनल बनाया जाता है। ठीक है, आपने ये घरों के अंदर आजकल बिजली का मसला है तो सोलर पैनल्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, इनको इकट्ठा करके एक पूरा सोलर पैनल बना दिया जाता है। उस सोलर पैनल के ऊपर सूरज की एनर्जी जो है वो फॉल करती है। वो उस एनर्जी को जो उनके ऊपर फॉल करती है सोलर सेल का बेसिकली काम क्या होता है कि सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब क्लाउडी डेज होते हैं, नाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो can be stored during the sunlight in nickel cadmium batteries by connecting them to solar panels। तो इनके साथ ना सोलर पैनल्स के साथ बैटरीज लगी होती हैं कैडमियम की। वो कैडमियम की जो बैटरीज होती हैं उनको आप निकल कैडमियम की बैटरीज हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं सोलर पैनल्स के साथ कि जब रेनी डेज हैं तो जितनी देर तक धूप निकली होती है ये बैटरीज जो है ये एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करती रहती हैं, और जो ही सूरज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये जो एनर्जी इन बैटरीज के अंदर ऑब्जर्व हुई होती है ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये बैटरीज जो हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चलाने के लिए रात को और क्लाउडी डेज में। तो सोलर सेल जो हैं आल तो बड़े एक्सपेंसिव हैं लेकिन ये बड़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। आप देख रहे हैं सोलर पैनल लोगों ने घरों में कम ही लगवाए हुए हैं, उसकी वजह यह है कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सोलर सेल जो हैं ये हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स को भी। पावर सैटेलाइट्स जो हैं उनके अंदर लार्ज सोलर पैनल होते हैं जो हर वक्त अपनी साइड जो है उसको सन की तरफ रखते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सोलर सेल्स की जो यूज़ होती हैं, जैसे वेदर स्टेशंस के अंदर ये यूज़ होते हैं, रेन फोरकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर ये यूज़ होते हैं, सोलर कैलकुलेटर के अंदर यूज़ होते हैं इन दिनों के अंदर। ठीक है जी, ये सारे हमारे पास जो है वो सोलर सेल के जो है वो फ़ायदे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, अगला है एनर्जी। टाइम ओवर हो गया यार, तुम आधे घंटे के बाद थक जाते हो यार हैं। अच्छा चलो, अभी ये बहरहाल जो है हमारे पास रहते हैं, एक रहता है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोसोर्स, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स और जियोथर्मल एनर्जी। अभी 3 हमारे पास सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल जो है वो हमने नहीं पढ़ी, और 3 हमने पढ़ ली हैं, एनर्जी फ्रॉम टाइड, एनर्जी फ्रॉम वेव्स और सोलर एनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको सारा इसका ब्रीफली बता दिया, ये लिखा मैंने जान के नहीं है, ये सारी स्टोरीज हैं। अब ये मैं कितनी लिखूँ, इसको ना आपने किताब से पढ़ लेना है। ठीक है, एक्सप्लेन जो है मैंने ये सारा कर दिया, और कल भी जो अगले 3 है उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।